गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडिया एंड द आर्कटिक। तो इंडिया ने अभी आर्कटिक पॉलिसी अपनी एक न्यू ड्राफ्ट रिलीज़ किया है और पब्लिक सजेशंस मांगे हैं उसके ऊपर। तो इंडिया इज़ लुकिंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड सस्टेनेबल टूरिज्म देयर, और मिनरल ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन का भी इंडिया ने उस पॉलिसी में थोड़ा सा जिक्र किया है। ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडिया के? अर्थ साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, जियो साइंसेज, क्लाइमेट चेंज, स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम्स, जितने भी अ, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्कटिक की जो है क्लाइमेट से रिलेशन है, उस पर रिसर्च करना इंडिया का वहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। और इंडिया क्या चाहता है कि जो मेल्टिंग रेट है हिमालयन ग्लेशियर्स का, उसके ऊपर भी हम एक तरह से एक साइंटिफिक स्टडी कर पाएँ, और आर्कटिक जो है वो कैसे हमारे इंडिया के क्लाइमेट को जो है वो अफेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर भी हम रिसर्च कर पाएँ। तो मतलब होगा क्या कि आर्कटिक में ग्लेशियर्स कैसे जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, उससे हमको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हिमालयन ग्लेशियर्स को की जो मेल्टिंग है उसको हमको कैसे डील करना चाहिए। ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि आर्कटिक पूरा न्यूज़ में है तो हम आर्कटिक काउंसिल के बारे में भी देख लेते हैं कि 1991 में एक आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी जो थी वो रिलीज़ करी गई थी, और 8 आर्कटिक कंट्रीज़ ने उसको साइन किया था। ठीक है। 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन हुई और उसमें उसके बाद से आर्कटिक काउंसिल जो है उसको फॉर्म किया गया। 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएस। ठीक है। तो ये करते क्या है सबसे, अब इसमें एक तरह से कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं जो है ये रिसर्च के लिए। और फिर आर्कटिक में जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ रहती हैं उनकी प्रोटेक्शन, और जो और अलग तरह के जो इन्हेबिटेंट्स वहाँ पर रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है आर्कटिक काउंसिल। और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कैसे की जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जाए, इसके बारे में भी जो है आर्कटिक काउंसिल फैसले लेती है। ठीक है। तो 2011 में उन्होंने सबसे पहली बाइंडिंग ट्रीटी जो है वो साइन करी, जो उसका नाम था आर्कटिक सर्च एंड रेस्क्यू एग्रीमेंट। उसके बाद गोल क्या है आर्कटिक काउंसिल का, ये आप देख लेना, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ओशंस, इंडिजिनस आर्कटिक पीपल, इनके ऊपर फोकस है मेनली। दूसरा क्या है, उसमें वो एक्सक्लूड करता है, और ओटावा डिक्लेरेशन जो आर्कटिक काउंसिल जिससे बनी है उसमें मिलिट्री सिक्योरिटी की बात नहीं है कुछ, वो एक तरह से डीमिलिटराइज जोन है, वहाँ पर कोई भी मिलिट्री या सिक्योरिटी का जो है एस्पेक्ट वो नहीं आ सकता है। कोई भी जो मेंबर स्टेट है या कोई भी जो मेंबर स्टेट नहीं भी है वो भी उसका मिलिट्री यूज़ नहीं कर सकती है। ठीक है। और काउंसिल के पास कोई भी एनफोर्समेंट की पावर्स नहीं है। ये भी हमारे उसमें उनके जो आर्कटिक काउंसिल के चार्टर में है। अब इंडिया के लिए देख लेते हैं, इंडिया का पोजीशन क्या रही है। इंडिया ने 2007 में अपना फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन भेजा आर्कटिक ओशन में, ग्लेशियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज के ऊपर रिसर्च करने के लिए। फिर 2008 में इंडिया ने स्वेलबर्ड में, नॉर्वे में है जो, वहाँ पर सबसे पहला अपना इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस बनाया जिसका नाम हिमाद्री है। ठीक है। और इंडिया के जो है जो आर्कटिक एक्सपेडिशन की जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये सब हैं कि इन्वायरमेंट और साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। सी आइस के बारे में रिसर्च करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? फ्लोरा हमारा प्लांट्स से रिलेटेड होता है, फौना हमारा एनिमल्स जो होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है। फिर एक हाइपोथाइज्ड टेली कनेक्शन है, एक हम कनेक्शन बना के चल रहे हैं कि आर्कटिक क्लाइमेट और इंडिया के जो मानसून, जो आर्कटिक का क्लाइमेट है वो हमारे इंडियन मानसून को कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में भी हम वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उद्योग सहायक एंटरप्राइजेज नेटवर्क। तो अभी एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो प्रपोज किया है गवर्नमेंट को कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने मिलके, जिसका नाम है उद्योग सहायक एंटरप्राइजेज नेटवर्क। तो ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, जो हमारा FICCI फिक्की जिसको कहते हैं वो, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने मिलके बनाई है ये उद्योग सहायक एंटरप्राइजेज नेटवर्क। ये किसके लिए है? जो हमारी नैनो और माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर में, उनको हम कैसे ग्रोथ जो है उनकी जो स्टंटेड ग्रोथ को हम कैसे डील कर सकते हैं, उसके लिए पॉलिसी बनाई गई है। तो रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं कि हमको 19 लाख जो USENET जो है वो सेंटर्स जो है वो इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। USENET क्या है? उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क्स जो हमारे हैं वो सेटअप करने पड़ेंगे।
और उसमें उद्योग सहायक बैठेंगे। उद्योग सहायक कौन होंगे? जो एजुकेटेड यूथ हो सकता है या 12th पास जो यूथ हो सकता है या ग्रेजुएट डिग्री वाला कोई एक यूथ हो सकता है, जो कि हेल्प करेगा, जो उसको गाइड करेगा उस उद्योग सहायक सेंटर को, ठीक है। और एक सेंटर जो है वो 15 से 50 जो उसके आसपास जो जैसी नैनो और माइक्रो एंटरप्राइजेज होंगी उनकी नीड्स को कैटर करेगा। फिर ये जो है, अब सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आपको पता है ना, जैसे सीएससी होते हैं हमारे कॉमन सर्विस सेंटर, वैसे ही उसी तरह से एक तरह से उद्योग सहायक सेंटर्स भी होंगे। ये क्या है सर्विसेज देंगे? माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को बताएंगे कि डिजिटाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन कैसे करनी है, गवर्नमेंट के लोन्स को कैसे अवेल करना है आपने, सब्सिडीज़ जो मिलती हैं गवर्नमेंट से वो आपको कैसे मिल सकती हैं, फिर लोकल रीजनल या नेशनल रेगुलेशंस को कैसे आप कंप्लाई कर सकते हो, और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हो, ठीक है। बेसिकली जो हमारे छोटे छोटे कारोबारी हैं उनके लिए एक एक तरह से कॉमन सर्विस सेंटर की तरह बना दिया जाएगा, जो उनको एक तरह से एजुकेट करेगा, उनको एक तरह से बताएगा, कैंपेन करेगा, उनको अवेयर करेगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो कैसे अवेल कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि एक एक तरह से 1 करोड़ जो जॉब्स हैं वो 5 ईयर्स में जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। क्या क्यों होंगी, कैसे होंगी? जब उनको सर्विसेज मिलेंगी वो फॉर्मलाइज होंगे, फिर वो और ज़्यादा जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे वो जैसे अभी क्या होता है कि एक छोटी सी अगर कोई माइक्रो एंटरप्राइज है तो हो सकता है कि वो 2 से 3 लोग ही उन्होंने एम्प्लॉय किए हों। अगर वो और ज़्यादा एक्सपेंड होंगी तो वो 1-2 लोग और रखेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हम ये एक तरह से एस्टिमेशन लगाई जा रही है कि 1 करोड़ जॉब्स जो हैं वो 5 ईयर में क्रिएट होने वाली हैं, अगर इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। फिर 6 करोड़ जॉब जो है वो टोटल 10 ईयर्स के अंदर जो है वो क्रिएट हो सकती हैं, अगर इसका USENET का जो है इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, ठीक है। तो और एक तरह से कंट्री वाइड एंटरप्रेन्योर नेटवर्क बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने देख लिया है कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस को, नैनो एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को, उन सबको रिजॉल्व करने के लिए ये जो नेटवर्क उनको हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूएस तालिबान डील, ठीक है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन आई है उन्होंने बोला है कि दे विल रिव्यू जो द यूएस पीस डील विद तालिबान, ठीक है। तो यूएस पीस डील थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। 14 आई मीन February 29 2020 को इसको साइन किया गया था दोहा में, कतार में। और किसके बीच में साइन हुई थी ये? यूएस के जो स्पेशल एनवॉय थे अफगानिस्तान के लिए, ज़ल्मे खालिलज़ाद जी, उनके बीच में, और मुल्ला घनी बरादर जो कि तालिबान को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उनके बीच में साइन हुई थी। तो क्या डील थी वो, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में भी, कि जो है यूएस जो है वो, उनको कमिटमेंट दी गई थी तालिबान के द्वारा कि अगर आप हमारे साथ ये पीस डील करते हो, हम अफ़गानिस्तान की टेरिटरी किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे अलकायदा या आईएसआईएस या कोई भी जो जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम अफ़गानिस्तान की टेरिटरी जो है वो यूज़ नहीं करने देंगे फॉर अटैक्स अगेंस्ट यूएस और उसके अलाइज, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि इन रिटर्न फॉर दिस यू विल हैव टू विदड्रॉ योर ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। पहले 135 दिनों के अंदर आपको 8600 नंबर तक लेके आने ट्रूप्स, यूएस और अलाई नेटो के दोनों के मिलाकर। और सेकंड फेज़ में आपको दो यूएस और नेटो अलाइज के जो टोटल ट्रूप्स हैं वो सारे के सारे टोटली विदड्रॉ कर लेने, और सारे जो 5 मिलिट्री बेसिस में अफगानिस्तान में बैठे हैं जितने भी ट्रूप्स, वो सब जो है अगले 14 महीने में वहाँ से विदड्रॉ कर लें, ठीक है। 10 मार्च 2020 को इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस बिगन होनी थी। अब इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस क्या है कि तालिबान और जो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान उनके बीच में जो नेगोशिएशन चलनी थी वो 10 मार्च को बिगन हुई हैं, ठीक है। वो चलती आ रही हैं, वो बार बार अभी तक क्या होता है कि कई बार बीच में वायलेंस हो जाता है तो फिर वो थोड़ी देर सस्पेंड हो जाती हैं, तो वो भी उस प्रॉपरली कंप्लीट हो नहीं पाई हैं, ठीक है। फिर यूएस ने कहा था कि अगर ये सारी जो आप कंडीशंस आप मानोगे हमारी, तो हम अपने जो है तालिबान के जो आपके मेंबर्स जो है जिनको हमने यूएन सैंक्शन लिस्ट में डाला हुआ है, उनको हम 29 मई 2020 से उस लिस्ट से निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो थोड़े बहुत निकाले भी थे, बट ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन नो रिडक्शन इन वायलेंस। तो बहुत ज़्यादा जो है वो तालिबान मेंबर्स को निकाल नहीं पाए हैं यूएन के सैंक्शंस लिस्ट से। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि परमानेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीज़ फायर जो है वो दोनों के बीच में होगा, तालिबान और जो है अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में, और यूएस और नेटो अलाइज के बीच में एक तरह से खासकर। तो इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशन का यही सबसे बड़ा एजेंडा था कि कैसे सीज़ फायर जो है वो उसको अपकीप कैसे किया जाए और कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। तो जो टेलीकॉम फर्म्स हैं उन्होंने बोला है कि ठीक है, आपने जो दिसंबर 16 को नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव हमारे ऊपर इशू किया है कि जितने भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनको सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से ही जो है टेलीकॉम के जो इक्विपमेंट है उनको परचेज़ करना है। ठीक है, आपने जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव जो हमारे ऊपर इशू किया है, आप हमें बताओ, गवर्नमेंट को उन्होंने बोला है टेलीकॉम फर्म्स ने, कि अगर इसके बावजूद भी अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो उसके लिए लायबल कौन होगा। ठीक है, तो कंसर्न्स क्या रेज़ किए हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने कि आप हमें गाइडलाइंस दो कि अगर कोई भी, हम आपके कहने पर जो ट्रस्टेड सोर्सेज से तो हम इक्विपमेंट को परचेज़ कर लेंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई जो है सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो उस सिचुएशन में कौन जो है वो लायबल होगा, उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर होगी। ठीक है, तो अभी तो अगर जब तक हमारा ये नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो अभी तक जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की खुद की होती है कि अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए तो वो खुद ही लायबल होते हैं उसके लिए। ठीक है, लेकिन अब अगर वो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव जो है, जिसमें क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से ही इक्विपमेंट को परचेज़ कर सकते हैं, तो सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से ही करेंगे तो क्या होगा कि उनके पास चॉइस कम रह जाएगी। जब चॉइस कम रह जाएगी तो जो है उनको प्राइस कंपेटिटिवनेस नहीं रहेगी, उनके जो वेंडर्स हैं वो ज़्यादा प्राइस उनसे कोट करना शुरू करेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो सिर्फ उनसे ही खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है जो जैसे नोकिया और एरिक्सन जो है, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि आप हमको कुछ इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह में एग्जेम्पशंस दो और आप हमारे को फैसिलिटेट करो कि हम मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू करें इंडिया में ही, ताकि एक तरह से जो टेलीकॉम सेक्टर है उनके जो ऑपरेटर्स हैं उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो पाए इक्विपमेंट परचेज करने की। ठीक है, तो बेसिकली ये आइडिया सारा किस किस चीज़ के ऊपर है कि गवर्नमेंट चाहती है कि चाइना मेड जो इक्विपमेंट है, टेलीकॉम इक्विपमेंट जो है, जैसे ह्यूआवे की आती हैं या ZTE की आती हैं, वो जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो उसको परचेज़ करते हैं अभी क्योंकि वो बहुत सस्ती पड़ती हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो उसको परचेज़ ना करें बिकॉज देयर आर सिक्योरिटी कंसर्न्स रिगार्डिंग दैट। तो गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी जो गाइडलाइंस जो है वो इशू की हैं, डायरेक्टिव्स इशू किए हैं उनको कि उनसे आपको नहीं खरीदना है। ठीक है, तो फिर अगर नोकिया और एरिक्सन से खरीदना है तो उसके लिए वो तो बहुत महंगे पड़ते हैं जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ को, तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ जो है वो चाह रहे हैं गवर्नमेंट जो है उनको फैसिलिटेट करे, इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ रिलैक्सेशन दे, ताकि जो ये इंपोर्ट करेंगे अगर इसको इक्विपमेंट को तो उनको प्राइस जो है वो महंगा ना पड़े। ठीक है, अब इसका एक और थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है कि टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑडिट करने की भी बात की थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने, अभी अगस्त के आसपास की बात है, अगस्त 2020 में, जिन्होंने कहा था, जिसमें कहा था कि आपको अपने ऑडिट में स्टेप बाय स्टेप असेसमेंट करनी है अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें आपको देखना है कि कोई भी बैकडोर या ट्रैप डोर जो वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है, कहीं कोई डेटा स्टोरेज या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो कंपनी की हैं उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गया, कोई वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है कि कहीं कोई आपका डेटा चोरी कर रहा हो या कोई बग्स तो नहीं है ऐसे। तो ये कंपनीज़ ने अपने टेलीकॉम हार्डवेयर में सारे जो है वो अभी सिक्योरिटी ऑडिट करवाया है, कभी चल भी रहा है वो, खासकर जितनी भी कंपनीज़ हैं वो करवा रही हैं ये। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? अब एक तरह से ये बैकडोर या ट्रैप डोर होता क्या है कि आपके जो टेलीकॉम हार्डवेयर में कोई एक बग इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो डेटा आपका कलेक्ट कर सकती हैं, या फिर आपकी जो कॉलिंग है या आपके जो इंटरनेट है उसको लिसन कर सकती हैं, या फिर उसका जो डेटा है वो चोरी कर सकती हैं। ठीक है, तो नीड क्यों इसकी अराइज हुई थी? क्योंकि देयर वर रिपोर्ट्स की कुछ ऐसे बग्स इंस्टॉल किए गए थे कुछ कंट्रीज़ के टेलीकॉम नेटवर्क्स में, जिसमें से डेटा चोरी हो रहा था, और वो खासकर कौन थे? चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो ये डेटा चोरी कर रही थी। ठीक है, तो चाइनीज़ वेंडर जो ह्यूआवे टेलीकम्युनिकेशन है और ZTE है, उनके ऊपर हम एक तरह से उनकी स्क्रूटनी करने के लिए ये ऑडिट करवाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड्स। तो ये हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उनके जो है 23 जनवरी उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसके ऊपर हम एक तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो फील्ड में अवार्ड्स देते हैं। तो ये हर साल 23 जनवरी को दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि 51 लाख का अवार्ड होता है, ये एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक अवार्ड मिलता है, और ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी को मिलता है, और जो इंडिविजुअल की कैटेगरी को मिलता है वो मिलता है 5 लाख का अवार्ड। ठीक है, तो 2019 में 8th बटालियन ऑफ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को मिला था जो इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में, और 2020 में डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को ये इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में मिला था, और ये इंडिविजुअल की कैटेगरी में मिला था श्री कुमार मुनन सिंह को जी को।
और 2021 जो इस साल हमारा अवार्ड मिला है वो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसको हम सीड्स भी कहते हैं, उनको ये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अवार्ड मिला है। और डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी को इंडिविजुअल कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो जो हमारे होम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने भी रिसेंटली 69th मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को भी जो है वो चेयर किया है। तो उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है हमारी एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट जो 1971 में बनाया गया था उस टाइम पर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया इस बॉडी को। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिलोंग में। ठीक है, तो ये शुरू में तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जितनी हमारी जो स्टेट्स थी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जो हमारी 7 स्टेट्स थी, वो इसकी शुरू में मेंबर्स थी। और फिर जो बाद में 8th स्टेट जो हमारी सिक्किम है वो 2002 में वो ऐड हो गई इसके अंदर। और शिलोंग जो है इसका हेडक्वार्टर बन गया। और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो इसके अंडर ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो ऑपरेट करता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक और सोशल, ये एक तरह से सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कैसे करनी है स्टेट्स की, और अगर कोई डिस्प्यूट है, जैसे कोई इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है या कोई भी इंटरस्टेट डिस्प्यूट अगर है, तो उसकी मीडिएशन का काम भी ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल करती है। ठीक है, अब जोनल काउंसिल्स भी देख लेते हैं। जोनल काउंसिल जो है हमारी क्योंकि ये जोनल काउंसिल्स भी यही काम करती हैं, तो जोनल काउंसिल जो है वो स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 है उसके अंडर बनाई गई स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, ये स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं। इनका सिर्फ एडवाइजरी रोल होता है। ठीक है, ऐसे टोटल हमारे 5 जोनल काउंसिल्स हैं जो कि इंटर स्टेट कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को एक तरह से फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न जो हमारी जोनल काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। सेंट्रल का इलाहाबाद में। ईस्टर्न काउंसिल का है कोलकाता में। वेस्टर्न का मुंबई में। और सदर्न का चेन्नई में। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन क्या होती है इनकी जोनल काउंसिल्स की? इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं। फिर वाइस चेयरमैन क्या कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर, जो जैसे समझ लो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग अगर इस साल हो रही है तो उनमें से रोटेशन में कोई एक चीफ मिनिस्टर जो है वो उस टाइम पर वाइस चेयरमैन बन जाएंगे। और जो बाकी जो मेंबर्स हैं वो बाकी सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सारे मेंबर बन जाएंगे। और 2 अदर जो मिनिस्टर्स हैं जो गवर्नर नॉमिनेट करेगा वो इसके और भी मेंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन जो है वो बाय रोटेशन चलते रहते हैं। जैसे समझ लो कि नॉर्दर्न काउंसिल की मीटिंग चल रही है अगर नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की इस साल, तो उसके जो चेयरमैन है समझ लो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम की मीटिंग में हो सकते हैं कि हिमाचल के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो बाय रोटेशन वो जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये याद रखो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए कोई भी जोनल काउंसिल नहीं है। ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको देखने के लिए जो है ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को बनाया गया था 1971 में स्पेशल एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो कि है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2021। तो ये सबसे पहली बार हो रही है इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज की गई है डेजर्ट नाइट 2021। तो ये एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज है। इंटरऑपरेबिलिटी को ये एनहांस करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई है। और जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे शेयर कर सकते हैं उसके लिए ये एक्सरसाइज की गई है। ये सबसे पहली बारी की गई है, तो आप ये याद रखना। और इसमें क्या है कि कैसे रफ़ेल की जो फ़्लीट है उसको हम सबसे इफ़ेक्टिवली कैसे जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, ये हमको फ्रेंच एयरफोर्स से एक तरह से सीखने को मिला है इस एक्सरसाइज के टाइम पर। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इसके ऊपर आप एमसीक्यूज़ कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।